हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। और आज हम आ गए हैं हमारी पहली वीडियो इंग्लिश चैप्टर के पहले चैप्टर 12th क्लास के पहले चैप्टर के साथ, द लास्ट लेसन। कितनी फनी बात है कि 12th क्लास का पहला चैप्टर है और उसी का नाम है द लास्ट लेसन, द आखिरी लेसन, है ना। और तो जितना फनी ये अभी साउंड कर रहा है दोस्तों, ये स्टोरी उतनी फनी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्टोरी काफ़ी इमोशनल, काफी प्रॉब्लमेटिक स्टोरी है। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है तो वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर या वहाँ के बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट रहता है। आइए जानेंगे आज के इस चैप्टर के अंदर, द लास्ट लेसन। एंड इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर आपके मेन 3 कैरेक्टर आते हैं। एक पहला है फ्रांस, जो एक छोटा बच्चा है। दूसरे हैं आपके एम हेमल, जो कि फ्रेंच टीचर है, यानी वो फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग। और एक तीसरे एक साइड कैरेक्टर मान लीजिए, वो है हाउजर। कौन है? हाउजर। ओके दोस्तों, तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर द लास्ट लेसन। ओके, अबाउट द अभी जो अल्फांसो डोडेट है, इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है अल्फांसो डोडेट। ये भी एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे उस टाइम में। और ये बताते हैं कि द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। फ्रैंको प्रशियन वॉर दोस्तों, कौन सा वॉर? फ्रैंको यानी फ्रांस, यानी फ्रांस और प्रशियन के बीच का जो वॉर था, वो वॉर था, उसके बारे में स्टोरी। और ये वॉर कब हुआ था? 1870 से 71। इसके अंदर फ्रांस की हार हुई थी। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशियन, लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क एक बहुत लेजेंडरी नाम है। उस समय में प्रशिया को बिस्मार्क लीड कर रहे थे। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ। उस समय का जो प्रशिया था, मैं आपको बता दूं, वो आज के समय में जो एरिया कंसिस्ट करता था, वो कौन सा एरिया था? आज का जर्मनी, प्रॉपर जर्मनी, एक पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए कि ये तो आपका कुछ हिस्सा है, जो ये है फ्रांस। क्या है दोस्तों? फ्रांस। और मान लीजिए ये जो इतना बड़ा वाला हिस्सा है, ये है पूरा प्रशिया। क्या है? प्रशिया। इसके अंदर क्या आते थे? जर्मनी, ठीक है, पोलैंड और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का। ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। तो यूरोप के अंदर एक एक कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया, उसका कुछ हिस्सा। तो इतना बड़ा ये जर्मनी है। सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, ये जी है दोस्तों, जी, जर्मनी। ठीक है, ऐसा मान लीजिए फ्रांस और जर्मनी के बीच का वॉर था, इसको इजी करने के लिए। बाकी था वो प्रशिया के बीच के अंदर। और क्या था इन दिस स्टोरी? द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, यानी फ्रांस के अंदर जो दो डिस्ट्रिक्ट थी, कौन सी? एल्जेक एंड लॉरेन, यानी दो छोटे छोटे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे। वो कौन से थे? एल्जेक और लॉरेन है पास इनटू प्रशियन हैंड्स। यानी मान लीजिए ये एल्सेक है, कौन सा हिस्सा? ये एल्सेक। और ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों? लॉरेन। ये दोनों के दोनों राज्य कहाँ चले गए? पर्शिया के पास। दोस्तों प्रशिया है, पर्शिया नहीं है। पर्शिया दूसरा, ही प्रशिया है। तो प्रशिया के हाथ में ये दोनों चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। यानी चलिए ये स्टोरी आगे बिगिन करते हैं। अब देखते हैं कि जो वहां की जो स्कूल है, कहाँ की स्कूल? फ्रांस की एल्सिक और लॉरेन की जो स्कूल है, वहां की स्कूलों पे क्या इंपैक्ट रहा इस चेंज का? किस चेंज का? ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो वहां पे चले गए। चलिए, ये तो काम कर रहे हैं आपके। ओके, आई स्टार्टेड। अब यहाँ पे आई कौन है दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस वही जो छोटा बच्चा है दोस्तों, वही इसी चैप्टर का वो नरेटर है। नरेटर यानी जो स्टोरी बोलता है, जो स्टोरी बताता है, उसको कहते हैं नरेटर। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप ये स्टोरी पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को इस स्टोरी के अंदर रख के देखिए, इस नरेशन के अंदर। इमेजिन करिए कि ये जो पूरी कहानी है वो आपके सामने ही चल रही है, तो आपको याद रखने में इजी होगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। होता क्या है, अब जो फ्रांस होता है वो एक दिन बहुत जल्दी, बहुत लेट उठता है स्कूल के लिए। और वो बहुत जल्दबाजी में, बहुत भागा दौड़ी में होता है, क्योंकि उसको जो डांट खाना, स्कॉल्डिंग का मतलब डांटना, डांट खाना उसको पसंद नहीं था। उसको ध्यान था कि आज तो मैं स्कूल जाके डांट जरूर जरूर खाऊंगा। स्पेशली बिकॉज एम हेमल। अब एम हेमल वही फ्रेंच टीचर
he would question us on participles and I did not know the first word about them. क्या कहता है कि मुझे पता है मुझे डांट क्यों पड़ेगी, जो हमारे एम हेमल थे उन्होंने पहले ही कहा था कि अब तुम जब स्कूल आओगे बच्चों मैं तुमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता तो मेरे को तो डांट पड़ना पक्की है. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. अब वो क्या सोचता है कि यार अब मैं लेट तो हो ही चुका हूँ तो मैं काम करता हूँ, मैं स्कूल बंक मार लेता हूँ, मैं पूरे दिन भर बाहर घूम लूंगा, यहाँ वहाँ घूम फिर के आ जाऊंगा, इससे क्या होगा मुझे स्कूल जाके डांट भी नहीं पड़ेगी और मुझे वैसे भी वो पार्टिसिपेंट्स आते नहीं है तो मुझे वो उनके जवाब भी देने नहीं पड़ेंगे. ठीक है. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यानी वो जो दिन था वो काफी थोड़ा वार्म यानी थोड़ा गर्म दिन था, काफी गर्मी थी और वो काफी ब्राइट सनी डे था. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldier were drilling. sawmill दोस्तों वो होती है जहां पे लकड़ियां कटती मान लीजिए ऐसे बड़े बड़े लकड़ियों के जो वुड्स होते हैं ना उनको कटती है जहां पर उनको सॉमिल कहते हैं. अब क्या बोलता है जैसे ही वो स्कूल के लिए निकलता है अपने घर से, वो रास्ते में होता है तो वो क्या देखता है कि एक तो बहुत गर्म और ब्राइट डे है और वो जो बर्ड्स हैं चर्पिंग यानी बर्ड जो है वो चहचहा रही है अपने टहनियों के ऊपर बैठ के. चर्पिंग जो बर्ड्स जो बच्चों जो बर्ड्स जो आवाज निकालते हैं उसको चर्पिंग कहते हैं, चर्पिंग. ठीक है. अब वो क्या होता है चलते चलते क्या कहता है थोड़ी ही दूर एक सॉमिल एक जहां वो लकड़ियां काटते हैं उस फील्ड के अंदर जो प्रशियन की जो सोल्जर होती है जो उसकी आर्मी होती है वो मार्च वो परेड कर रही होती है. ठीक है. ड्रिलिंग परेड 1 2 1 वो कर रही होती है. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. ठीक है. वो बोलता है कि मुझे ये देखने में बहुत मजा आ रहा है रादर देन वो पार्टिसिपल्स पढ़ूं. बट आई हैड दिस स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल. यानी वो कह रहा है कि मुझे ये सब अब देखने के लिए बंद करना पड़ेगा और मुझे स्कूल के लिए फटाफट भगना पड़ेगा. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. दोस्तों बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक तरह का मान लो नोटिस बोर्ड. ठीक है. तारक मेहता में वो जो भिड़े वो जो नोटिस बोर्ड पे अपने सुविचार लिखता है ना, वैसा मान लीजिए एक नोटिस बोर्ड. और ऐसा नोटिस बोर्ड बड़ा सारे साइज का जो पूरे टाउन का एक सिंगल बुलेटिन बोर्ड होता है और उसके ऊपर कुछ सुविचार या कुछ नोटिस वगैरह आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं. ठीक है. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. यानी वो कह रहा है कि अभी तक इन 2 सालों के ऊपर उस बोर्ड के ऊपर उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर सिर्फ बुरी खबरें ही आई है कि फ्रांस आज यहाँ आ गया या आज यहाँ पे ये हुआ, इतने मारे गए, ऐसा वैसा. ठीक है. अब क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों टीवी वगैरह तो होती नहीं थी तो ताकि भाई न्यूज चैनल आए. उस समय में ऐसा होता था कि एक सिंगल बोर्ड था उसके ऊपर पब्लिकली कुछ चिपका दिया और सब उसके ऊपर पढ़ते थे न्यूज वगैरह. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. वो वही बता रहे कि क्या क्या खबरें उस पर छपती थी इन 2 सालों के अंदर, बैटल्स के बारे में, ड्राफ्ट के बारे में, क्या क्या आया, कुछ ऑर्डर्स आए कमांडिंग ऑफिसर से, उन्हीं के बारे में. आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब वो अपने आप से पूछ रहे कि क्या बात होगी, ये क्या मैटर हो गया है कि इतने लोग जमा हैं देखने के लिए. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैकस्मिथ होता है दोस्तों लुहार. ठीक है. इसको बोलते हैं ब्लैकस्मिथ, लुहार. जो लोहा पीटता है ना उसको लुहार कहते हैं. वैसे एक होता है गोल्ड स्मिथ, उसको बोलते हैं सुनार, जो सोना बनाता है. क्या कह रहा है कि अब जो गोल्ड स्मिथ है उसका नाम क्या है? वॉचर. क्या नाम है? वॉचर. Who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. यानी ये क्या उसको टोंट मार रहा है. क्या दोस्तों इसको टोंट मार रहा है, ताना मार रहा है. वो जो ब्लैक स्मिथ वॉचर है, अब हुआ क्या, वो जो फ्रांस है वो ऐसे खड़े होकर देख रहा है कि यार ये सब भीड़ की जम रही है, क्या मैटर हुआ है. इतने में वॉचर वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको बोलता है कि है ना कोई बात नहीं बाप, आराम से देखो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है अभी स्कूल जाने के लिए, जल्दी में क्यों हो, आराम से देखो. तो उसको वो ताना मारता होता है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. यानी वो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. यानी अब वो सीधा स्कूल पहुंच चुका है. ठीक है. उसने कहा कि वो मेरा शायद मजाक उड़ा रहा है, इसलिए मैं वहां से निकल लिया और स्कूल की तरफ आ गया. यूजुअली अक्सर व्हेन स्कूल बिगेन there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over ears to understand better, and the teacher's great rural rapping on the table.
अब होता क्या है, वैसा कह रहा है कि आप खुद इमेजिन करिए एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो सोचिए एक बहुत चिल्ला चूट की आवाज होती है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, टेबल पे कोई डेस्क, टेबल पे से कोई थपथपा रहा होता है, या बच्चे जो होते हैं वो लेसन्स को रिपीट कर रहे होते हैं, वो अपना रिवीजन कर रहे होते हैं। तो ये एक यूजुअली क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है, और वही एनवायरनमेंट फ्रांस के लिए भी था अक्सर हर दिनों। बट इस दिन क्या हुआ, वो कुछ चेंज उसको दिखता है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, यानी इस दिन सब कुछ बहुत शांत था, स्टिल था, शांति थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day, अब हुआ क्या, वो कह रहा है कि मैं चुपचाप बिना पकड़े जाए मैं अपने डेस्क की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। बट उस दिन क्या हुआ, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो कह रहा है कि उस दिन तो क्या हुआ चमत्कार, कि उस दिन सब कुछ शांत था, क्वाइट था, ठीक है, क्वाइट था, क्वाइट। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Terrible iron ruler यानी एक आयरन रूलर यानी स्केल, आयरन लोहे की स्केल को अपने ऐसे बगल में रख के ऐसे घूम रहे थे। कौन? एम हेमल, उनके जो टीचर थे। उसने खिड़की में से ये सीन देखा, और वो क्या दिखता है कि मेरे जो क्लासमेट्स है, कोई भी क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं मचा रहा, यहाँ वह भग नहीं रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे शांति से बैठे हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो सबके सामने कौन होता है? फ्रांस होता है, सब अपनी जगह पे बैठे होते हैं। तो कहता है कि आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी शर्मिंदगी, मुझे कितना एम्बेरसमेंट फील होगा, ठीक है, ब्लस्ड, मैं कितना शर्माया। बट नथिंग हैपेंड। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मुझे डांट पड़ी हो या मुझे मारा गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े वेरी काइंडली, बड़े जेंटल वे में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो अब एम हेमल ने उसको देख लिया, फ्रांस को। वो देखते पहले उसको बहुत प्यार से कहता है कि बेटा फ्रांस, जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर अभी शुरू करने वाले थे, ये क्लास शुरू करने वाले थे, ठीक है। ये बात हुई। ये भी देख के वो जो फ्रांस है वो शॉक होता है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। वो जाके अपने डेस्क पे, अपनी सीट पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब होता क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो है ना दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन बता रहा है किसका? एम हेमल का। अब उस दिन क्या था, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट, अच्छा सा सुंदर कोट पहन रखा था, एक बहुत बढ़िया सी शर्ट पहन रखी थी, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क की एक टोपी, एक कैप पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यानी उस पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, और वो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रहे थे उस दिन। बट ये यूजुअल डेज का नहीं था, ठीक है। फ्रांस बता रहा है कि ये अक्सर ऐसा ड्रेस्ड अप नहीं हुआ करते थे, ये तभी होते थे कि या तो कोई इंस्पेक्शन का डे हो, यानी कि कोई बाहर से कोई इंस्पेक्शन करने आ रहा हो, या फिर प्राइज दिस डे, यानी जब प्राइज बांटने होते हैं ना वहां पे बच्चों को, या ये उस दिन पहनते थे, ऐसे ही, बस ये कोई यूजुअल डे नहीं था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, यानी कि इन सब के बावजूद भी जो पूरी क्लास थी, पूरी स्कूल थी, वो बहुत शांत बैठी हुई थी, शांति से। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। यानी क्या कहता है कि मेरे को इन सबसे भी ज्यादा जो और अचंभित और शॉकिंग लगा, वो क्या था कि जो हमारी क्लास की जो बैक बेंचेस थी, वो अक्सर तो वो खाली रहती थी, पर उस दिन कोई उस पर बैठा हुआ था। और वो कौन बैठा था, आगे देखते हैं। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, कि जो गांव के जो लोग थे, जो विलेज के जो लोग थे, वो हमारी ही तरह बैक बेंचेस पे शांति से बैठे हुए थे। कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर, मैंने जो आपको कैरेक्टर बताया था ना, एक बंदा है, उसका नाम है ओल्ड हाउसर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। 3 कॉर्नर्ड हैट दोस्तों कौन सी होती है? अगर आपने पिक्चर में देखा हो, काउबॉय एक जो हैट पहनते हैं, ऐसी हैट, इनको बोलते हैं 3 कॉर्नर्ड हैट। तो वो जो ओल्ड हाउसर है, उसने 3 कॉर्नर्ड की हैट पहन रखी है। और कौन कौन है? द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर,
एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। यानी कौन कौन बैठा था? एक तो उनमें से ओल्ड हाउसर था जिसने 3 कॉर्नर्ड हेड पहन रखी थी, फॉर्मर मेयर, एक जो फॉर्मर फॉर्मर का मतलब होता है दोस्तों पहला, ठीक है, हम बोलते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी जो अभी जो पहले वाले थे उनको फॉर्मर कहते हैं जो गए। तो फॉर्मर मेयर जो पहले मेयर था किसी जमाने में इस पोस्ट पे वो बैठा हुआ था। फॉर्मर पोस्ट मास्टर जो डाकिया डालते उसको पोस्ट मास्टर वो बैठा हुआ था, एंड और भी कई लोग थे। एवरीबडी लुक सैड, यानी सब काफी दुखी लग रहे थे। अब दुखी क्यों लग रहे थे वो देखते। एंड हाउजर, ये हाउजर है, एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। अब हुआ क्या, हाउजर है वो अपने साथ में कई बहुत पुरानी किताब, एक नोटबुक लेके आया था अपने साथ में जिसके एज थे वो फटे हुए थे, और उसमें क्या करता है वो उस किताब को अपने नीज पे अपने घुटनों पे रखता है और अपना चश्मा उतार के उसके ऊपर उसको रख देता है, ठीक है, पेजेस के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये हाउजर है, ठीक है, हाउजर है ये। उसने 3 कॉर्नर्ड हेड पेन रखी है, हेड पेन रखी है, ठीक है। ये इसके स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, और ये बुक, ओल्ड नोटबुक, ठीक है। ये सीन चल रहा है, ये यूजुअल डेज नहीं होता है। यानी आप सोच सकते हैं कि पुराने ये उनके कभी स्टूडेंट्स रहे होंगे या इनका जो लगाव था, ये दोबारा इनसे पढ़ने आ रहे हैं इतने समय के बाद। इतने बड़े बड़े लोग जो गांव के लोग हैं वो क्यों पढ़ने आ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं क्या बातचीत है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." यानी अब क्या हुआ, जो एम हेमल है उन्होंने अपनी चेयर को ऐसे पीछे खिसकाया और उतने ही प्यारे तरीके से बोला जितने प्यारे तरीके से जब मैं क्लासरूम में आया था ना, तब जो जिस तरीके से मुझसे बोला था उसी तरीके से बोला कि माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यानी ये शायद मेरा आज आखिरी लेसन होगा जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जर्मनी में एक शहर पड़ता है, वहां से एक आया है कि क्या आया है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। यानी अब क्या हुआ दोस्तों, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर किस चीज का आया है कि अब से एल्सेक और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट की स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, नो मोर फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी अब जो नए मास्टर साहब हैं आपके वो कल से आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। यानी क्या कह रहा है कि ये जो है ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन रहेगा और मैं चाहता हूं कि तुम बहुत अटेंटिव, बहुत सतर्क रहो। मैं भी आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप बहुत अटेंटिव रहो लेसन, इस पूरे लेसन के दौरान। What a thunderclap these words were to me, यानी ये सुन के एकदम से मैं शॉकिंग हो गया। थंडरक्लैप यानी शॉक, क्योंकि ये क्या बात कर रहे हो, लास्ट लेसन बर्लिन का ऑर्डर, फ्रेंच एल्सेक और लॉरेन अब से नहीं, ऐसा क्या हो गया? ओ द रैचेस that was what they had put up the town hall। यानी कि अब फ्रांस को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये वही बात थी जो उस बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल पे लगी हुई थी, इसलिए वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्रांस को हो रहा है रिग्रेट। फ्रांस को हो रहा है दोस्तों रिग्रेट कि अरे यार अब से तो ये शायद मेरा आखिरी लेसन होगा फ्रांस का। मेरे को तो फ्रांस जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, वो मुझे ढंग से बोलनी लिखनी भी नहीं आती। और वो कहते हैं कि ना आई एम सो सॉरी, काश मैंने ये लैंग्वेज सीख ली होती, मैंने बर्ड्स के एग्स अंडे चुराने में अपना समय बर्बाद नहीं किया होता, तो मैंने फ्रांस लैंग्वेज सीख ली होती, ठीक है। लर्निंग माई लेसन्स, नॉट लर्निंग माई लेसन्स, picking bird egg or going sliding on the Saar,
यानी झूला खाने में, मतलब झूला झूलने के अंदर अपना समय बर्बाद नहीं किया होता. माई बुक्स दैट हैड seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense were old friends now that I couldn't give up. अब कहना चाह रहा है कि वो जो मेरी जो बुक्स थी वो मुझे कुछ समय पहले जो बहुत बड़ी बर्डन लगती थी मेरे ऊपर, अब मुझे वो बुक्स काफ़ी यूजफुल लगने लग रही है, क्योंकि ये जो मेरा लास्ट लेसन है अब, यानी उसको फ्रेंच लैंग्वेज की या उसको एम हेमल की अब उसको वैल्यू समझ में आ रही है कि जो मेरे पास समय था, जो समय था मेरे पास पढ़ने का फ्रेंच लैंग्वेज को, वो अब मेरे पास नहीं रहा, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेसन है. इसलिए आप लोगों को भी कहूँगा दोस्तों, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, पढ़ाई करिए ढंग से. एंड एम हेमल टू द आइडिया that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rural and how cranky he was. Cranky यानी कितने ज़्यादा अजीब तरीके के वो सनकी आप कह सकते हैं. वो कहता है कि उनके जाने का जो आइडिया है ना कि अब से वो चले जाएंगे, वो आइडिया सुन के ही मुझे इतना अजीब लग रहा है कि मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा. वो मुझे ये सब भुला देते हैं कि वो कितने क्रैंकी, कितने सनकी थे, और उनकी जो रूलर थी यानी उनकी जो स्केल थी, यानी कि जितने खड़ूस, जितने स्ट्रिक्ट वो हुआ करते थे, ये जो थॉट था मेरे दिमाग में उनके लिए, वो मुझे अब सब गायब हो जाएगा, क्योंकि वो अब जाने वाले हैं. ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगा. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. यानी कि अब उसको समझ में आ रहा है कि वो जो एम हेमल थे, बेचारे एम हेमल ने इतने अच्छे ड्रेस क्यों पहनी थी, वो क्योंकि ये इनका आखिरी लेसन है. अब समझ में आ रहा है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये ड्रेस आज क्यों पहनी है. एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. अब मुझे समझ में आया कि जो ओल्ड मैन है, वो जो गांव के जो ओल्ड मैन है, वो पीछे वाले बैक बेंच पे क्यों बैठे हैं हमारे क्लासरूम के अंदर. इट वॉज, ये सब क्यों है, बिकॉज दे वर सॉरी अबाउट वॉट, कि शायद वो फ्रेंच सीख जाते, यानी अब से वो फ्रेंच और नहीं सीख पाएंगे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी कि वो उनके टाइम में वो स्कूल नहीं गए, इसलिए वो अब अपना सॉरी, अपनी अपॉलॉजी व्यक्त करने आए हैं स्कूल के अंदर. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स. दोस्तों 40 साल की सर्विस बहुत लंबा वक्त होता है ये. 40 साल की सर्विस उन्होंने, फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर. नो मोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब जो एल्सेक और लॉरेन है वो अब बर्लिन या अपने जर्मनी की तरफ प्रशियन के एरिया में जा चुका है. तो वो बताना चाह रहा है कि वो जो गांव वाले, जो गांव के जो लोग हैं, जो गांव के जो मर्द है, उनका ये जरिया है थैंकफुल दिखाने का, इसको एम हेमल को, उनकी तरफ, क्योंकि उनकी जो फेथफुल सर्विस, जो उन्होंने जी जान लगा के जो अपने पूरे निष्ठा के साथ में जो 40 साल दिए हैं उस चीज का. While I was thinking of all this, I heard my name called. यानी मैं जितने में ये सब सुन रहा, मैं ये सोच रहा होता हूँ, मुझे मेरा नाम सुनाई देता है, फ्रांस. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. रिसाइट का मतलब होता है, रिसाइट का मतलब होता दोस्तों बोलना. जैसे मैं अभी ये लाइंस पढ़ रहा हूँ आपके लिए, मैं इनको साइट कर रहा हूँ. अगर मैं दोबारा मैं कहूंगा कि अब आप लोग की बारी ये चीज पढ़ने की, तो मैं कहूंगा इसको रिसाइट, दोबारा पढ़ना या दोबारा कहना. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, but I got. अब क्या है, अब फ्रांस ने सोच लिया कि यार ये आखिरी लेसन है, अब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सारे पार्टिसिपल्स पूरी लाइन बिना किसी मिस्टेक के एक फ्लो में बोलूंगा. ठीक है, वैसा ठानता है, पर होता क्या है, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब हो क्या रहा है, उसने सोच तो लिया कि अब मैं पार्टिसिपल बोल दूंगा, पर उसको तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था. तो जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, वो अपने पहले ही वर्ड में अटक जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और वो डर के मारे ऊपर भी नहीं देख पाता सर की तरफ, और अपनी डेस्क को उसे पकड़ के उसका हार्ट बहुत तेज तेज बीट करना जाता है, और ऐसे नीचे शर्मिंदगी के हिसाब से वो नीचे देखने लग जाता है. आई हर्ड एम हेमल से टू मी. अब एम हेमल ने उसको क्या कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं बेटा फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, यानी तुम खुद अपने आप में बहुत बुरा फील कर रहे हो. सी हाउ इट इज. देखो ऐसा ही होता है. क्या होता है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी
खुश हो सकते हैं कि यानी मान लीजिए आज अपन बोलते हैं कि अरे यार कल पढ़ लूंगा, बहुत टाइम है बहुत टाइम है, बट दोस्तों टाइम निकल जाता है, फिर लगता है कि समय नहीं है, आई विल लर्न इट मनी, मैं कल कर लूंगा, यानी अपन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसको डिले करते हैं आगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब तुम देख लो कि हम अब कहाँ खड़े। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोस फेलोज आउट देयर will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब इसमें क्या है, वो जो एम हेमेलो कहता है कि बेटा फ्रांस देखो, अब तुम अब कहाँ पहुंच चुके हो, अब जो कल से जो वहां के लोग इस एलसेक में आएंगे, कौन आएंगे, जो जर्मनी जो प्रशियंस लोग यहाँ पे आएंगे, वो तुमसे क्या कहेंगे कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा एक फ्रेंचमैन, बहुत बड़ा फ्रेंच मानते हो ना, तो तुमको तो खुद की लैंग्वेज तक नहीं आती, तुम फ्रेंच को ढंग से बोल नहीं पाते हो, तो तुम क्या फ्रेंचमैन हो। इसलिए अपनी खुद की लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, उसको प्लीज देखिएगा। मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।